आज हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक। 40 साल हो गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी कहानी है जिसका असर आज भी जिंदा है। और ये हमें कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और उसकी मानवीय कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये जो कहावत है ना कि भोपाल की शुरुआत तो है पर अंत नहीं, ये इस त्रासदी का बिल्कुल सटीक निचोड़ है। भोपाल बस इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसा मानवीय और पर्यावरणीय संकट है जो आज भी जारी है। और इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें समझने के लिए हमें ठीक 40 साल पहले की उस एक भयानक रात में वापस जाना होगा, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस बात पे गौर कीजिए, 2024 में मतलब 40 साल बाद उस जहरीले कचरे को हटाने का काम बस अब जाकर शुरू हुआ है। सोचिए, 40 साल। बस यही एक बात ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये आपदा कितनी लंबी, कितनी दर्दनाक खिंच गई है। तो चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, 2 दिसंबर 1984 की उस काली रात में, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालात इतने ज़्यादा बिगड़ कैसे गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये तबाही धीरे धीरे, कदम बकदम आ रही थी। देर शाम से ही टैंक का प्रेशर बढ़ने लगा, फिर गेज ने खतरे की घंटी बजाई, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। और हर एक मिनट के साथ इस तबाही को रोकने का एक मौका हाथ से फिसलता जा रहा था। ये सच में एक टाइम बॉम्ब था जो बस टिक टिक कर रहा था। उस कर्मचारी की आवाज़ में जो घबराहट होगी वो हम महसूस कर सकते हैं जब उसने कहा, सर, टैंक का टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि इस चेतावनी को कितनी लापरवाही से टाल दिया गया, ये कहकर कि अरे शायद मशीन ही खराब होगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जहरीली गैस का एक बड़ा सा बादल, एक खामोश मौत की चादर की तरह पूरे सोते हुए शहर पर फैल गया। जब तक लोगों को ये एहसास भी होता कि कुछ बहुत भयानक हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सब एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के जाल में फंस चुके थे जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। नहीं, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ना ही ये किसी एक गलती का नतीजा था। अब हम देखेंगे कि कैसे जानबूझकर लिए गए कई फैसलों और सिस्टम की खामियों ने मिलकर इस तबाही के लिए जमीन तैयार की थी। यहाँ हर मोड़ पर सिर्फ पैसों की बचत देखी गई। एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जो ठीक से टेस्ट भी नहीं की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ती थी। मजबूत स्टेनलेस स्टील की जगह सस्ता वाला कार्बन स्टील लगा दिया, जिसमें जंग लगने का पूरा खतरा था। और सबसे खतरनाक, गैस को ठंडा रखने वाला सबसे जरूरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम पैसे बचाने के लिए बंद कर दिया गया। ये एक ऐसी सोच थी जहां मुनाफा लोगों की जान से कहीं ज्यादा कीमती था। मतलब ये प्लांट सच कहें तो बस लाइफ सपोर्ट पर ही चल रहा था। एक एक करके देखे, 6 जरूरी सेफ्टी सिस्टम या तो बंद पड़े थे या किसी काम के नहीं थे। जो सबसे खतरनाक MIC यूनिट थी, वहां के आधे कर्मचारी हटा दिए गए। और ट्रेनिंग, अरे जो ट्रेनिंग पहले 6 महीने चलती थी उसे घटा के सिर्फ 2 हफ्ते कर दिया गया। मतलब हर एक लेवल पर सुरक्षा के साथ बस खिलवाड़ हो रहा था। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, हादसे से कुछ ही महीने पहले एक इंजीनियर ने अपनी सेफ्टी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, मुझे पता है कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूं। हालांकि यही चलन है। मतलब कंपनी के अंदर के लोगों को सब पता था। वो जानते थे कि वो कितना बड़ा खतरा मोड़ ले रहे हैं। उन्हें पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन सभी फैसलों का नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। अब हम उस मानवीय और पर्यावरणीय तबाही पर नजर डालेंगे जिसका असर आज 4 दशक बाद भी लोग भुगत रहे हैं। सोचिए, सिर्फ पहले 72 घंटों के अंदर अंदाजा है कि 8,000 से 10,000 लोगों की मौत हो गई। शहर के अस्पताल लाशों और तड़पते हुए लोगों से पट गए थे। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता था कि वो किस जहर का इलाज कर रहे हैं। वो मंजर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। और ये कहानी सिर्फ शुरुआती मौतों पर खत्म नहीं होती। कुल मिलाकर लगभग 6 लाख लोगों को आधिकारिक तौर पर इस आपदा का शिकार माना गया है। इनमें से लाखों लोग आज भी जिंदगी भर की बीमारियों और तकलीफों के साथ जी रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो उस जहरीली गैस ने लोगों के शरीर में जाकर उनके प्रोटीन की बनावट को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हीमोग्लोबिन जैसे जरूरी तत्वों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से लोगों को ऐसी लंबी बीमारियां हुईं जिनसे उभरना लगभग नामुमकिन है।
ये बीमारी की एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई है। फेफड़ों की कभी न ठीक होने वाली बीमारियों से लेकर कैंसर के बढ़ते मामलों तक, और तो और जन्म से ही कई तरह की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे बच्चों तक, ये एक ऐसी त्रासदी है जो आज भी हर रोज जिंदगियों को तबाह कर रही है। और तबाही उस गैस के साथ खत्म नहीं हुई। नहीं, प्लांट की जमीन पर जो हजारों टन जहरीला कचरा ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उसने दशकों तक जमीन के नीचे के पानी को जहरीला बनाया। इसने एक दूसरी आपदा को जन्म दे दिया, जिसका असर आज तक बना हुआ है। तो यहाँ एक तरफ वो जंग लगा हुआ कारखाना है जो एक स्मारक की तरह खड़ा है और लगातार जहर फैला रहा है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो दशकों से इंसाफ और इस जहर की पूरी सफाई की मांग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इन सब के बाद इंसाफ और जवाबदेही का क्या हुआ? चलिए अब इस त्रासदी के कानूनी दांव-पेच पर एक नजर डालते हैं। साल 1989 में यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच $470 मिलियन का एक समझौता हुआ। अगर इसे पीड़ितों में बांटा जाए तो ये रकम प्रति व्यक्ति लगभग $500 के बराबर थी। एक ऐसी रकम जिसे ज्यादातर लोगों ने एक भद्दे मजाक की तरह देखा। तो एक तरफ तो था एक समझौता जिसने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ सारे के सारे आरोप खत्म कर दिए, और दूसरी तरफ थे पीड़ित और उनके परिवार, जिन्हें लगा कि उनके साथ सरासर धोखा हुआ है। इसी गुस्से और विरोध ने इस पूरे मामले को भारत के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा दिया। फिर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने $470 मिलियन के सिविल सेटलमेंट को तो बनाए रखा ताकि पीड़ितों तक कुछ तो पैसा पहुंच सके, लेकिन, और ये बहुत अहम था, उसने यूनियन कार्बाइड और उसके अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस फिर से शुरू कर दिए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर मुआवजा कम पड़ा तो इसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। लेकिन इन तमाम कानूनी लड़ाइयों के बावजूद एक कड़वी सच्चाई जमीन पर जस की तस बनी रही। वो जहरीला प्लांट दशकों तक वहीं का वहीं खड़ा रहा, लोगों की सेहत के लिए एक लगातार बना हुआ खतरा और इंसाफ में हो रही देरी का एक दर्दनाक प्रतीक। और यही वजह है कि 40 साल बाद भी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या दुनिया ने भोपाल से सच में कोई सबक सीखा है? क्या आज हम ऐसी किसी और तबाही को रोकने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।